हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आपका आर का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब दोस्तों, एक हफ्ते से भी कम का समय आपके पास रह गया है। अब दोस्तों, ये जो अंतिम समय होता है, इस समय पर आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, और आपको एक एग्ज़ाम का माहौल भी मिल जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएस का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे जीएस के, उत्तराखंड के और दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को दोस्तों अटेंड कीजिएगा और आपका जो भी इसमें स्कोर बनेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वही दोस्तों, मैंने आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जैसे दोस्तों जीएस की प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आप लोग ना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कौन से दो मौलिक अधिकार आपातकाल के समय निरस्त नहीं होते हैं? अब दोस्तों, कौन से तो हमारे दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जब इमरजेंसी भी हमारे देश में लग जाएगी तब भी यह निरस्त नहीं होंगे? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 और 21। दोस्तों, ये जो दो हमारे आर्टिकल हैं, यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं होते हैं। अब दोस्तों, आपातकाल के समय निरस्त करने की जो पावर होती है वह राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी के पास है। और प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, संसद के पास है। आपने तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो संगणक लिखा गया है, यह कंप्यूटर को बोला जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगणक के दोस्तों आईसी जो चिप्स होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, और ताइवान दोस्तों सिलिकॉन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अब दोस्तों, इन चार त्योहारों में से ये जो अतापू है, यह इन चार त्योहारों में से किससे संबंधित है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतापू दोस्तों ओणम त्योहार से संबंधित है। और दोस्तों, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर ऐपन डाले जाते हैं ना, उसी प्रकार से दोस्तों वहाँ दक्षिण भारत में केरल साइड में अतापू डाले जाते हैं। ठीक है, तो उसी ऐपन को वहाँ पर अतापू कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डाक टिकट जो नंदा राजजात पर आधारित है, कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया था? अब दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा पर पहली बार डाक टिकट कब प्रकाशित किया गया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त 2013 में दोस्तों नंदा राजजात पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब दोस्तों, नंदा राजजात तो जो ये यात्रा है हमारी, यह दोस्तों 280 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 20 दिनों की लगभग की ये यात्रा रहती है। और दोस्तों, चमोली, हमारा जो चमोली जिला है, उस चमोली जिले के नौटी गांव से दोस्तों ये प्रारंभ होकर के होमकुंड तक की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व कप 2023 का फाइनल मैच किस ग्राउंड पर खेला गया था? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया था। वहीं दोस्तों, फाइनल मैच हुआ किसके मध्य था? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब तक दोस्तों यहाँ चाइना में बहेगी तब तक इसे दोस्तों सांगपो कहा जाएगा। जैसे ही दोस्तों ये एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में तो इसे दिहांग कहा जाएगा। फिर दोस्तों, जब ये बहेगी असम क्षेत्र में तो इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाएगा। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पहुँचेगी बांग्लादेश में तो इसे जमुना कहा जाएगा। और वहीं दोस्तों, बांग्लादेश में जो हमारी गंगा नदी है, इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। आपने दोनों नामों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसे ही फजल अली आयोग भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वह खुद फजल अली थे, इसलिए दोस्तों इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आपने बताना कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1955 को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन दोस्तों दिसंबर 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त बैठक जो है, जॉइंट सेशन जो है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से ग्रहण करा है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
बी ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक में क्या होता है कि संयुक्त बैठक जो बुलाने का कार्य करता है वह राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों ये दो हमारे जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों जब साथ में बैठ करके कोई सदन अपना आयोजित करते हैं, कोई भी सत्र अपना आयोजित करते हैं, तो उसे संयुक्त बैठक कहा जाता है और इसे बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं, और यह हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अब दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि बलवंत राय मेहता जो समिति है यह दोस्तों संबंधित हमारे पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था दोस्तों जनवरी 1957 को, और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में सबमिट करी थी, और दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास अगर मैप नहीं है तो आप लोग मैप लेकर के अपने अपने रूम में जरूर उसको चिपका लीजिएगा, और मैप रीडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपका अगर आपने मैप रीडिंग करी होगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो दोस्तों हमारा सिक्किम है। इसकी सीमा दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। अब दोस्तों सिक्किम की जो पश्चिम भाग है, पश्चिमी भाग पर हमें क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा। पूर्वी भाग पे दोस्तों हमें भूटान मिलेगा, और दोस्तों उत्तरी भाग पे इसके हमें चीन देखने के लिए मिलेगा। तो आपने तीनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कौन अनुवादित करता है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंपाइलर दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद इसका करता है। अगला प्रश्न हमारा, बेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, और उसके बाद दोस्तों बेवेल योजना भारत में आई थी। और दोस्तों बेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई होगी, तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1945 में दोस्तों बेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों बेगम हजरत महल ने लखनऊ व अवध दोनों ही स्थानों पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजात शत्रु को दोस्तों कुड़िक कहा जाता है। अब दोस्तों अजात शत्रु के समय की प्रमुख घटना आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसी के समय पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि दोस्तों मृत्यु उनकी हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का दोस्तों संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। अब दोस्तों हमारे संविधान में या फिर हमारे मौलिक अधिकारों में अगर दोस्तों हमें कोई भी किसी प्रकार की अगर हमें लगता है कि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो दोस्तों हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्यायालय तो हमारे यहाँ पर कोई है नहीं, तो दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट को ही माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगला प्रश्न हमारा, किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीछे कि 280 किलोमीटर की यह यात्रा रहती है, और दोस्तों जो इसका अंतिम पड़ाव रहता है वो रहता है होमकुंड, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महासु देवता के रूप में किस देवता की पूजा जागड़ा पर्व में होती है। अब दोस्तों महासु देवता के रूप में किस देवता की पूजा जागड़ा पर्व में करी जाती है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भगवान हमारे शिव हैं इनकी दोस्तों पूजा महासु देवता के रूप में जागड़ा पर्व में की जाती है। अब दोस्तों ये जो जागड़ा पर्व है जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है, और खास तौर से दोस्तों देहरादून के चक्राता क्षेत्र में यह त्यौहार मनाया जाता है, और महासु देवता की वहाँ अधिकतम पूजा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नील आंदोलन जो कि दोस्तों 1859 से 60 के मध्य हुआ था, इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दोनों ने ही दोस्तों नील आंदोलन का नेतृत्व किया था वर्ष 1859-60 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा नगर सरयू के किनारे स्थित नहीं है। अब दोस्तों आपने इन 4 नगरों में से बताना कि कौन सा एक नगर सरयू नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों बैजनाथ है, बागेश्वर है, सेराघाट है, लेकिन दोस्तों भराल नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, खतड़वा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। अब दोस्तों खतड़वा त्यौहार आप सभी जानते होंगे कि लक्ष्मी चंद जो है, लक्ष्मी चंद की गढ़वाल विजय पर दोस्तों खतड़वा त्यौहार कुमाऊं वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, और दोस्तों यहाँ मनाया जाता है अश्विन माह में, यानी कि दोस्तों सितंबर के महीने में खतड़वा त्यौहार हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1930 में दोस्तों पहली बार कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी।
तो दोस्तों लौह और रक्त की नीति यह दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिमालय का क्रम कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय हमको मिलेगा, ठीक है, फिर मिडिल और उसके बाद फिर आउटर हिमालय। तो आपने बताना कि इन तीनों हिमालय क्षेत्रों में से किस में दोस्तों हमें वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा देखने के लिए मिलेगी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई हिमालय यानी कि दोस्तों शिवालिक में हमें दोस्तों वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा देखने के लिए मिलेगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे जो कम वर्षा हमें देखने के लिए मिलेगी वह हमें उच्च हिमालय में देखने के लिए मिलेगी, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में नवविवाहित लड़की के प्रथम बार मायके आने में कौन सा नृत्य किया जाता है? अब दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य जितने भी हैं उसमें दोस्तों जब कोई नई नई विवाहित लड़की अगर अपनी पहली बार मायके आएगी तो उस समय दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न हमारा ये पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और अधिकतम दोस्तों हमारे जो प्रश्न बनने वाले हैं वो लोक कला संस्कृति से ही हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थड़िया नृत्य दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़की के प्रथम बार मायके आने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि दोस्तों एमएसपी के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि दोस्तों एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों फल और जो सब्जी है यह जो हमारी फसल है यह दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। अब दोस्तों वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 23 फसलें आती हैं हमारी, ठीक है। और यह दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कौन करता है? तो यह दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा तय की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है। कुल 104 किलोमीटर दोस्तों इसके साथ सीमा लगती है। अभी दोस्तों ईओ के एग्जाम में हमारा प्रश्न बना था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? अब दोस्तों ये प्रश्न आपके हिंदी और करंट दोनों की दोस्तों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपने ध्यान में रखना है कि दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फरवरी 2023 में इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वह दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मगर दोस्तों ये जो 9 दिसंबर 1946 को सभा हुई थी इसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष तो कोई चुना नहीं गया था। इसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा भी संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित नहीं किया गया था। दोस्तों जेबी कृपलानी जी के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। संविधान सभा को संबोधित किया गया था सबसे पहले। तो दोस्तों ये प्रश्न बनता है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों जेबी कृपलानी आपने ध्यान में रखना है। वही दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। हालांकि दोस्तों टेम्परेरी थे। अगले वाले में दोस्तों हमारे राजेंद्र प्रसाद जो हमारा दूसरा इसका जो दोस्तों दूसरी जो हमारी संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को, इसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस टीम ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? अब दोस्तों ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में किया गया था। उड़ीसा के राउरकेला जो हमारा क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों इसमें जर्मनी ने क्या करा था कि जर्मनी ने इस पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था बेल्जियम को हराकर। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। और दोस्तों इसका आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों जनवरी 2023 में इसका आयोजन हमारे उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। BVR सुब्रमण्यम दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन होंगे? तो दोस्तों सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष होंगे। वहीं दोस्तों नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। दोस्तों आपने सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभी वर्तमान में वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है, और इससे पहले दोस्तों आशा पारेख जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया है? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने दोस्तों पीएम मोदी को अपने देश का सबसे ऊंचा सम्मान है इनका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है। इसी से मिलता जुलता नाम है दोस्तों ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, और दोस्तों इस पुरस्कार से ग्रीस के राष्ट्रपति ने, ग्रीस की जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों ग्रीस का जो सम्मान है, यह दूसरा ग्रीस का सबसे ऊंचा सम्मान है, और इससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस है, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हमारा केरल राज्य बना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बना था कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल राज्य का ही कोट्टम जिला है। ठीक है, कोट्टम जिला केरल का जो है वह दोस्तों हमारा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोडो जनजाति दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो दोस्तों भील, अगर भील ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप गोंड भी लगा सकते हैं। और वहीं दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों टोडो जनजाति दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और वहीं दोस्तों संथाल जनजाति तो झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में दोस्तों हमें देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, कोलार तथा हट्टी की खान किस धातु हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलार तथा हट्टी की खान दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह दोनों ही खान दोस्तों सोने के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों हमारे देश का 98% सोना अकेले दोस्तों कर्नाटक से ही हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से है? तो दोस्तों वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन का संबंध दोस्तों श्वेत क्रांति से है, और यह श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। वहीं दोस्तों हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। लाल क्रांति दोस्तों हमारे टमाटर से संबंधित हो जाएगी, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और वहीं दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का मिक्सचर थे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरबान सिंह नेगी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। अब देखिए दोस्तों जैसे हमारे उसमें महान्यायवादी होता है ना, जैसे केंद्र सरकार के लिए हमारा महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी क्या होता है दोस्तों? तो जो हमारे भारत सरकार होगी, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होंगे महान्यायवादी। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों किसी भी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता, और हमारे उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी जी थे। महाधिवक्ता की चर्चा दोस्तों किस आर्टिकल में करी गई है? तो आर्टिकल 165 में दोस्तों महाधिवक्ता की चर्चा करी गई है, और महान्यायवादी की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 76 में करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, रामपुर तिराहा यानी दोस्तों मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1994 को दोस्तों रामपुर तिराहा कांड यानी कि मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। और दोस्तों ये जो घटना है हमारी रामपुर तिराहा कांड, इसको क्रूर शासक के क्रूर साजिश की संज्ञा भी दी जाती है। वहीं दोस्तों खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी गोलीकांड दोस्तों 2 सितंबर 1994 को, रामपुर तिराहा गोलीकांड दोस्तों 2 अक्टूबर 1994, और श्रीयंत टापू घटना दोस्तों 10 नवंबर 1995 को हुई थी। यह चारों ही दोस्तों हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? अब दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1907 के दोस्तों सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था, और कांग्रेस दोस्तों 2 दलों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। अब दोस्तों इन 2 दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर कौन रहा था? तो दोस्तों रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जी दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था हमारा 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा करी गई थी। वहीं दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन से अभी प्रश्न बना है, आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, फिर से दोस्तों रिपीट हो सकता है प्रश्न। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा,
भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मध्य से दोस्तों कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और वह कौन कौन से राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो दोस्तों हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था और इसके तहत दोस्तों भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराष्ट्र प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था। अब दोस्तों हुआ क्या था, देखिए भारत के आज़ाद होने के बाद जब रियासतें कई सारी यहाँ पे मौजूद हो गई थी, तो दोस्तों उनके राजाओं को जब सम्मिलित किया गया तो उनसे कहा गया कि आपको भारत सरकार में हिस्सेदारी दी जाएगी और आपको राष्ट्र प्रमुख और उपराष्ट्र प्रमुख के पद प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों उसके बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया और दोस्तों सारी रियासतें को जब हमने विलय कर लिया अपने भारत देश में, तो उसके बाद दोस्तों जब लोगों को लगने लगा कि यह कुछ अलग सा पद हो रहा है और इसे हमें हटा देना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों 1957 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके तहत दोस्तों राज्य प्रमुख और उपराष्ट्र प्रमुख इन शब्दों का लोप कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हंसा मंडराल दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला थी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध दोस्तों भारत तोलन से था। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार यानी कि दोस्तों हरिद्वार से भृंगतुंग, भृंगतुंग यानी कि दोस्तों केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग है, तो भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? हमें महाभारत के किस पर्व में हमें देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत के वन पर्व में दोस्तों गंगा द्वार से भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है, जब दोस्तों पांडव यहाँ से स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान पर दोस्तों भृंगतुंग में जाकर के वह केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूपी दर्शन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1947 को दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था और इसको दोस्तों हमारे स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट मंत्री जो थे आर के षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा दोस्तों प्रस्तुति इसको किया गया था। वही दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि जो हमारा भारत का गणतंत्र है, भारत के गणतंत्र का पहला बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों भारत के गणतंत्र का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों समय विनोद जो हमारा समाचार पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष 1878 से हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन जसपुर से हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा? अब दोस्तों पित्त की जब अनुपस्थिति हो जाएगी तो इसमें से किसका पाचन हमारा नहीं हो पाएगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त की अनुपस्थिति में दोस्तों वसा का पाचन नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? अब दोस्तों हरित क्रांति किस समय हुई थी? आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 1960 जो है इसमें दोस्तों विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से करी गई थी और दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों यह करी गई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ठीक है, हरित क्रांति का जनक उनको माना जाता है। और वहीं दोस्तों भारत में 1966 से 67 के आसपास भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और दोस्तों इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। और दोस्तों हाल ही में इनका भी निधन भी हो गया है, तो आप इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर लगा करके जाइएगा, आपको इनसे देखने के लिए प्रश्न भी और भी मिलेंगे। एक प्रश्न दोस्तों हमारे ईओ के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड बन चुका है, आगे भी दोस्तों बन सकता है, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। वहीं दोस्तों आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CS सुब्रमण्यम दोस्तों हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री थे। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों हरित क्रांति के प्रभाव से, हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वह किस फसल पर पड़ा था? तो दोस्तों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोडेम जो है दोस्तों इसके मदद से हम लोग कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों हम डाटा अंतरित कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अब दोस्तों नंदप्रयाग हमारे पंचप्रयाग आप लोगों ने अच्छे से भली भांति से ध्यान में रखना है, इनसे कई बार दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। अब दोस्तों आपने बताना है कि नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम दोस्तों नंदप्रयाग में होता है। वहीं दोस्तों विष्णुप्रयाग में अलकनंदा व विष्णुगंगा का संगम होता है। कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा व पिंडर का संगम होता है और अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम दोस्तों रुद्रप्रयाग में होता है। और वहीं दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। और दोस्तों इन दोनों नदियों के संगम के बाद यह नदियां हमारी गंगा नदी के नाम से आगे बहती हैं।
और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब दोस्तों इन चार विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 17। दोस्तों जो इसमें आपातकाल लिखा हुआ है यह विकल्प हमारा सही नहीं है। अब दोस्तों भाग 17 जो है इसमें हमारी राजभाषाओं की चर्चा करी गई है। और दोस्तों कुल कितनी राजभाषाओं की चर्चा करी गई है, तो दोस्तों कुल 22 राजभाषाओं की चर्चा इसमें करी गई है। और कहाँ से कहाँ तक करी गई है, तो दोस्तों आर्टिकल 343 से 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। वहीं दोस्तों आपातकाल की चर्चा किस भाग में है, तो दोस्तों आपातकाल की चर्चा भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका इसमें स्कोर क्या रहा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी आरओ एग्जाम के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।